हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 24 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको सही सुमिलित करना है। तो करेक्टली मैच जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट के बारे में। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप लिखेंगे इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई और इसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव बने। फिर जब हम दूसरे कथन की बात करते हैं, गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, क्या ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? आप कहेंगे जी नहीं, ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे। गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो नाम लिख देना इनका। एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? बात है 1849 की। जब हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा के बारे में, तो इसके संस्थापक चेट्टी तो नहीं थे, तो फिर इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मई 1884 के आसपास। नाम आता है वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी और इनके साथ में एक व्यक्ति थे सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर और एक नाम और भी आता है आनंद चार्लू। इन 3 लोगों ने मिलकर मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी किसके संस्थापक थे? मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे वो। फिर आ जाइए अब तीसरे पॉइंट को जानने के लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी और इनके साथी और कौन थे इसकी स्थापना करने में? तो नाम आता है आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके मित्र आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यानी कि पहला पॉइंट वो ठीक है और तीसरा पॉइंट ठीक है, यानी कि केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूसरा पॉइंट वो गलत है। ठीक है ना? केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक है। अभी इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल चहुंदड़ो नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा सिंध, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चहुंदड़ो वर्तमान में कहां पड़ता है? आप कहेंगे वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है स्थित अभी, सिंध प्रांत। और कौन सी नदी के किनारे? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है? जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ और अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल, मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी खुदाई का काम राखलदास बनर्जी ने शुरू करवाया था। ठीक है?
और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी रही। ये कथन किसने लिखा था? तो पिगट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब वापिस आ जाइए चहुंदड़ो के बारे में जानने के लिए। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी खुदाई का काम सबसे पहले किसने शुरू करवाया था? तो नाम आता है एन गोपाल मजूमदार। एन गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। फिर कुछ सालों बाद 1943 में मैके नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर दोबारा से खुदाई का काम शुरू करवाया था। ठीक है, और इस चहुंदड़ो से हमें प्राग हड़प्पन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। झुक्कर संस्कृति और झांगर संस्कृति के हमें यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। ये सिंधु एकमात्र ऐसा शहर है, सिंधु शहर, जहां पे हमें कोई भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किलेबंदी के साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिलते हैं। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली को पीछा करते हुए जो पद चिन्ह हैं वो हमें मिले हैं, यानी कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से हमें लिपस्टिक के भी अवशेष मिले हैं। हो सकता है श्रृंगार का बड़ा प्रसिद्ध शहर रहा हो ये। तांबे और कांसे के औजार भी हमें यहाँ से मिले हैं और उनसे बने हुए सांचे हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। मन के और हड्डियों की वस्तुएं मिली है, मुद्राएं मिली है यहाँ से। ठीक है, चाहे हम चहुंदड़ो की बात करें चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, ये दोनों के दोनों स्थल पाकिस्तान में है। दोनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये दोनों ही सिंधु नदी के किनारे अवस्थित शहर हैं। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था वो? तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। ठीक है, तीसरा सुल्तान। और इसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ? 1351 से 1388 तक ये गद्दी पर रहा। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बड़े भारी मात्रा में शहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, शहरों का निर्माण, जैसे कुछ शहरों के नाम अगर हम बताएं आपको, तो हिसार आपने सुना होगा, वर्तमान में ये हरियाणा का जिला है। तो इस हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद, ये भी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बेटे फतेह खां के नाम पे। और एक जौनपुर जगह आपने सुनी होगी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जोना खां। ठीक है, तो जोना खां के नाम पर ही इसका ये नामकरण किया इस शहर का। और फिर दिल्ली में एक जगह पड़ती है फिरोज शाह कोटला, है ना? तो वो जो है वो भी किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। एक फिरोजाबाद शहर भी किसने बसाया था? इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी और जानकारी अगर हम एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी भारी मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा लेखक भी था और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी कि संस्मरण लिखा, जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। फितुहात ए फिरोज शाही, ये संस्मरण लिखा था। ठीक है ना? और बाकी जो हम बात करते हैं, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, नाम था उसका जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी,
ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित एक रचना का नाम कौन सा है? तो उसका नाम है तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही। इस तारिक ए फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी ने मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में बताया है। हालांकि इससे पहले जो राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में भी जानकारी हमें इसमें मिलती है तारिक ए फिरोज शाही में। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जियाउद्दीन बर्नी की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। तारिक ए फिरोज शाही हुई, सलवट ए कबीर, साना ए मोहम्मदी, लोबुतुल तारिख, इनायत नामा ए इलाही, मासीर सआदत, ये सारी की सारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे विभाग बनाए अपने समय में। और कौन कौन से विभाग बनवाए थे? तो एक तो बनाया दान विभाग। दान विभाग यानी कि स्पेशली दान देने के लिए। और उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया दीवान ए खैरात। कई बार आपने सुना होगा ना कि ये चीज कौन सा खैरात में मिली है, यानी कि फ्री में, यानी दान में मिली है। तो दीवान ए खैरात जो विभाग था किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जब बात करते हैं, इसने एक और भी विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नाम से ही पता लग रहा है ये कौन सा विभाग था? बंदी विभाग। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में बंदी हुआ करते थे, तो उनके लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था जिसे बंदी विभाग का नाम दिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट जो है वो हमने जाने फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक से पहले गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका चचेरा भाई था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसका नाम क्या था? जोना खां। ये 1325 से 1351 तक गद्दी पर रहा। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? इब्न बतूता भारत में आया, मोरक्को का जो यात्री था। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। फिर जब बात करते हैं, इस मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। इसने भी एक विभाग बनाया था स्पेशली कृषि को ध्यान में रखते हुए, जिसे हम कृषि विभाग बोल देते हैं। और उस विभाग का नाम क्या रखा था इसने? तो नाम रखा था दीवान ए आमिर कोही। दीवान ए आमिर कोही। ये मार्कर चल नहीं रहा है, इस वजह से आप परेशान ना हो, है ना। अमीर कोही, वैसे मैं आपको बोल बोल के बता ही रहा हूं, इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इस तुगलक वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक, जो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि इसमें सही सुमिलित कौन सा हो रहा है। सही सुमिलित कौन सा है? तो चलो देख लेते हैं। टाबो मठ व मंदिर संकुल, क्या ये स्पीति घाटी में है? आप कहेंगे जी हाँ, ये स्पीति घाटी में ही है। ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। स्पीति घाटी में जब बात करेंगे ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है स्पीति घाटी। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के तबो नामक गांव में ये मठ है। तबो गांव है वहां पे, है ना। तबो गांव में ये टाबो मठ है। तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इस टाबो मठ की बात की जाए तो इसकी स्थापना तिब्बती वर्ष के अनुसार 996 ईस्वी में हुई थी। तिब्बती वर्ष के अनुसार देखा जाए तो। और ये जो टाबो मठ है, इस मठ की दीवारों पर बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियां आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट को देखने के लिए। लाहोत्सव लाखांग मंदिर नको, क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी नहीं,
ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। लाहोत्सव लाखांग मंदिर नको, ये तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। जब हम जास्कर घाटी की बात करते हैं तो जास्कर घाटी तो आपकी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, तो ये तो करेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है ना। जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में है, जबकि लाहोत्सव लाखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में है। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, अलवी मंदिर संकुल, क्या ये लद्दाख में है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये हमारा लद्दाख तो यूटी है वहीं पड़ता है। और लद्दाख में एक जिला है ले, ले जिला का एक गांव है अलची, वहीं अलची गांव में ही आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, अलची मंदिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा केवल 1 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन थर्ड जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि पहला कथन ठीक है और तीसरा ठीक है, दूसरा तो गलत लिखा हुआ है। चलिए जी, केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया था, अति उत्तम। अब इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 में किस राजा के शासनकाल के दौरान विजयनगर आया था? तो इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। निकोलो द कोंटी ये 1420-21 में आया, जब विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश संगम वंश के देवराय प्रथम गद्दी पर बैठे हुए थे। देवराय प्रथम के समय में ये आया 1420-21 में। कहा जाता है कि इतालवी यात्री यानी इटली का यात्री था ये निकोलो द कोंटी। तो निकोलो द कोंटी ने उस विजयनगर शहर की किलेबंदी और शासकों की सेना में कितने हजारों लोग हुआ करते थे उन सब का वर्णन किया है, ठीक है, इस यात्री ने। फिर जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने अपने बाकी 3 भाइयों के साथ मिलकर 1336 में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में इस वंश की स्थापना की, ठीक है ना। तो फिर इस संगम वंश में पहले 20 सालों तक शासन किया था हरिहर ने, और फिर 21 सालों तक शासन किया बुक्का ने, और फिर एंट्री होती है कई और राजाओं की, ठीक है ना। देवराय द्वितीय जो थे, इनके दरबार में भी एक विदेशी व्यक्ति आए थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था, यानी फारस जिसे वर्तमान में हम ईरान कहते हैं। तो ये उस ईरान क्षेत्र का यात्री था जो भारत में आया। फिर जब हम बात कर रहे होते हैं कृष्ण देव राय के बारे में, कृष्ण देव राय, इनके दरबार में एक व्यक्ति आए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो नाम आता है उस व्यक्ति का डोमिंगो पेस, या डोमिंगो पाइस भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। और ये 1520 के आसपास की बात है जब ये यहाँ पर आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के राजा थे, तुलु वंश के दूसरे राजा थे ये। और वैसे आपको पता है, हम पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो पहला वंश संगम वंश हुआ, दूसरा वंश सुलु वंश हुआ, और तीसरा वंश तुलु वंश हुआ, और चौथा वंश अराविडु वंश हुआ। टोटल 4 वंश हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में। इन चारों वंशों में से सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो नाम कृष्णदेव राय का लिख दीजिएगा। और ये कृष्णदेव राय मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश के दूसरे राजा थे, ठीक है ना। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह के छोटे भाई थे ये कृष्णदेव राय। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक ऑप्शन इसमें और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के समय में भी एक विदेशी यात्री आया। और आपने एक नाम और सुना होगा अच्युत देव राय, उनके दरबार में भी एक पुर्तगाली यात्री आया था, ठीक है। तो यात्रियों का क्रम तो
हम पढ़ते ही रहते हैं। तो ये तो चलो दक्षिण भारत की बात हुई। जब हम उत्तरी भारत की बात कर रहे होते हैं तो उत्तरी भारत में उस समय तुगलक वंश का समय चल रहा था और तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, संगम वंश की, और विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। तो तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश से आया ये यात्री। इसने पुस्तक लिखी रेहल्ला। रेहल्ला में उसने उस समय के भारतीय समाज के बारे में बताया है। उसने बताया है सती प्रथा के बारे में भी कि किस प्रकार से एक महिला सती हुआ करती थी। कोई भी महिला अगर सती होती थी तो ढोल नगाड़े बजा करते थे। ऐसा वर्णन किया है इब्न बतूता ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इलबर्ट बिल का मतलब क्या है, ये क्यों लाया गया था? तो जो न्यायिक सेवाएं थी उसमें नस्लीय भेदभाव को कम करना इसका उद्देश्य था। नस्लीय भेदभाव को कम करना इसका उद्देश्य था न्यायिक सेवाओं में। ये किसके समय में लाया गया था इलबर्ट बिल? आप कहेंगे ये बात है रिपन के समय की। रिपन के समय, पहले हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं। ये रिपन 1880 से 1884 तक रहा। इस रिपन के समय में इलबर्ट बिल लाया गया था 1883 में। इसके तहत इसका मकसद यही था कि न्यायिक सेवाएं जो हैं उनमें नस्लीय भेदभाव कम कर देना, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस बिल के तहत भारतीय जो न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार मिल गया कि वो यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई कर सकते थे, है ना, न्यायाधीश। तो उनको ये छूट मिली कि वो अब यूरोपीय अधिकारी जो हैं उनके भी मामलों की सुनवाई करेंगे, यानी कि वो फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। अब अंग्रेजों को ये बात कहाँ रास आने वाली थी कि कोई भारतीय हमारे मामलों की सुनवाई करेगा। तो फिर सभी अंग्रेजों ने इस इलबर्ट बिल के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और फिर ये इलबर्ट बिल जो था वो एक विवाद का रूप ले गया, जिसे हम इलबर्ट बिल विवाद कह देते हैं। ठीक है ना। अब जब अंग्रेजों ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया तब भारतीयों को लगा कि वास्तव में इनके मन में कितनी घृणा है, ये वाकई में हमसे भेदभाव करते हैं नस्लीय आधार पे। ठीक है, फिर आपको पता है ये तो 1883 की बात है और फिर 2 साल बाद 1885 को 28 दिसंबर को आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है ना, A.O. हयूम के नेतृत्व में। और उस समय एंट्री किसकी हो चुकी थी, तो डफरिन की एंट्री हो चुकी थी वायसराय के रूप में। डफरिन के कार्यकाल के दौरान A.O. हयूम के नेतृत्व में ये स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है ना। तो इस इलबर्ट बिल विवाद ने ये साबित कर दिया था, और जो भारतीय लोग थे, अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, उनके बीच में ये एक कटु विवाद पैदा हुआ और यही एक प्रेरणा बना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, कभी भी इसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी चलो देख लेते हैं हम, ऑप्शन में और भी वायसराय के नाम दिए गए हैं। लीटन, लीटन जो था वो रिपन से पहले आया था और इस का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1876 से 1880 तक रहा। इस लीटन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद यानी कि 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवाया, जिसके तहत भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। और फिर जब रिपन की एंट्री हुई 1880 में, तो इसने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद 1882 में उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो शुरू किसने किया, लीटन ने, और रिपन ने इसको निरस्त कर दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम डफरिन की बात कर रहे होते हैं तो डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इसी डफरिन के कार्यकाल के दौरान ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। जब हम विलियम बेंटिक की बात कर रहे होते हैं, विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक रहा। इसके दो कार्यकाल रहे। पहला कार्यकाल आप मान के चलिए 1828 से 1833 तक का, और दूसरा कार्यकाल मान के चलिए 1833 से 1835 तक का। ठीक है ना। 1833 ही क्यों? तो क्योंकि आपको पता है ना, 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। तो यानी कि ये जो पद था इसका अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में रहा, और ये जो था वो 1833 से 35 तक प्रथम भारत का गवर्नर जनरल ये रहा। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल। और बाकी जो बच गए तीनों, लीटन की बात करें, रिपन की बात करें या फिर डफरन की बात करें, ये तो वायसराय बनकर आए थे, भारत के वायसराय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। शेरशाह सूरी द्वारा सुधार किए गए सुधारों में से सम्मिलित हैं राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। आप कहेंगे जी हाँ, सभी के सभी ठीक हैं, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो पहले थोड़ा सा हम शेरशाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। चौसा कहाँ पड़ता है? बिहार में एक जगह पड़ती है। ठीक है। और फिर 1540 में इस शेरशाह सूरी ने दोबारा से हुमायूं को हराया, और इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? कन्नौज की लड़ाई, या फिर उसे हम बोलते हैं बिलग्राम की लड़ाई। तो फाइनली इस 1540 की लड़ाई में हुमायूं को खदेड़ दिया था पूर्ण तरीके से, और ये लड़ाई यूपी में हुई थी। फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने यहाँ पर सूर राजवंश की स्थापना कर दी, सूर राजवंश की स्थापना। और ये जो सूर राजवंश है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, 1540 से लेकर 1555 तक ही ये वंश सत्ता में रहा। जब हम इस सूर राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो ये 1540 से लेकर 1545 तक ही गद्दी पर रहे। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसे राजस्व सुधार की बात करते हैं, प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। ठीक है ना। तो राजस्व सुधार के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट बताएं तो शेरशाह का ये विश्वास था कि अपने साम्राज्य को अगर हमें स्थायित्व प्रदान करना है, यानी कि वो सत्ता में लंबे समय तक बना रहे, तो उसके लिए जो कृषक हैं उनको सुखी रखना होगा, उनको संतुष्ट रखना होगा। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि जो है वो बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेकों सुधार किए। उनकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है ना, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता था और उनसे बात की जाती थी। रैयतवाड़ी सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था राजा का किसानों के साथ में। फिर कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे शेरशाह ने। शेरशाह ने सबसे पहले जो जागीरदारी कैसे की जाती है वो सब जानकारी अपने पिता से ग्रहण कर ली थी, और प्रशासन की जानकारी भी अपने पिता से ग्रहण की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन के बारे में, सैनिकों के संगठन के बारे में, वित्तीय व्यवस्था के बारे में अच्छे से ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने छोटे से कार्यकाल 5 साल के बीच में ही अच्छा प्रशासन कार्य दिखाया। उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। ठीक है। और शेरशाह का प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था, यानी कि सत्ता खुद के हाथ में थी। केंद्रीकृत शासन, शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था की एक प्रशासनिक सुधार के तहत।
फिर जब हम बात करते हैं सैनिक सुधार में ऐसा क्या किया था शेरशाह ने, तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठनों में अनेकों सुधार किए। जिस प्रकार की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में चलाई हुई थी, कुछ ऐसा ही इन्होंने भी किया। ठीक है, और बेईमानी को रोकने के लिए इन्होंने भी घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को भी अपना लिया, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया हुआ था। करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में भी चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का भी आधार बनी। ठीक है, शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे जो भी सिक्के चला करते थे उनको बंद कर दिया और शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के शुरू करवा दिए। ठीक है ना, और इस पर प्राय अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम लिखा होता था करेंसी पर। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखनी है। तो शेरशाह सूरी को उपरोक्त सभी सुधारों के लिए जाना जाता है, यानी कि सभी के सभी पॉइंट जो हैं वो ठीक आपको टिक करने थे, तो इसमें आपका गलत कभी भी नहीं होना चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने 5 साल तक ही शासन किया। इसके पीछे की वजह क्या थी? तो एक ये किला जीतने के लिए गए थे जिसका नाम है कलिंजर, कलिंजर का किला। कलिंजर के किले को जब जीतने के लिए गए थे तो वहां पर ये बारूद का प्रयोग कर रहे थे, तो सभी सैनिक उस बारूद को यानी कि गोले को फेंकने में व्यस्त थे, और गोले का नाम जैसे लिया जाता है उक्का। तो सैनिक जब फेंक रहे थे गोले, तो एक गोला इनकी तरफ ही आ गया गलती से, और वहां पर बारूद बहुत पड़ा हुआ था। तो बारूद में अगर आपको पता है छोटी सी चिंगारी भी पड़ जाए तो भी बारूद ये क्या है, तबाह कर देता है। तो वहां फिर ये गोला पड़ गया, तो यहाँ पर आग लग गई, और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो हैं वो उनका शरीर आधा जल गया था, और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो गई। छोटा सा कार्यकाल था इनका। और जी हम कहते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, और जब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना, तो इनका उत्तराधिकारी बना इनका छोटा बेटा जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह गद्दी पर बैठने के बाद ये भी एक योग्य शासक साबित हुआ, और इसका वैसे नाम क्या था? जलाल खां इसका नाम था। ठीक है ना, अपने पिता शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई शासन व्यवस्था को इसने जीवित रखा, और कहा जाता है कि उत्तर भारत में 8 सालों तक शासन किया था इस इस्लाम शाह ने। 1553 में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। फिर एक और गद्दी पर बैठा, फिर हुमायूं के द्वारा से एंट्री हो जाती है 1555-56 में। हुमायूं दोबारा से इंटर करता है, और फिर आपको पता है पानीपत की लड़ाई होती है 56 में, और 56 में ही शासनकाल शुरू हो जाता है अकबर का। इस प्रकार ये कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही करेंगे, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।